नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जर्नी ऑफ मनी मनी के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हर किसी को पैसे की जरूरत होती है और हर कोई पैसे के बारे में ही बात करता है। आज हम देखेंगे ये पैसा का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। यही आज हमारा टॉपिक है, जर्नी ऑफ मनी। दोस्तों, पैसा होता क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन मनी? तो सिंपल सा जवाब मिलेगा, मनी का मतलब करेंसी, रुपया, डॉलर। तो ये तो उसको बोलने के डिफरेंट नाम हो गए, पर मनी है क्या? मनी की मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, यूनिट ऑफ वैल्यू। नंबर 3, वैल्यू कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि मनी को हम यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम, किसी की भी चीजों से एक्सचेंज करने के लिए। वो वस्तु भी हो सकती है, दूसरे की करेंसी भी हो सकती है। नंबर 2 पे उसकी एक यूनिट की अपनी वैल्यू होती है और वो वैल्यू एक पीरियड से या एक युग से कहो या एक डिकेड से कहो, दूसरे पीरियड की ओर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये तो हम समझे कि मनी क्या होता है। मनी जब ओरिजिनली स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम जब मनी स्टार्ट हुई, तो वो रियल प्रेसियस मेटल से स्टार्ट हुई। मतलब कि पहले मनी जो होती थी वो रियल गोल्ड, रियल सिल्वर और जो छोटे कॉइन्स होते थे वो कॉपर से बनते थे। यानी कि मनी जो बनती थी वो मेटल बेस्ड होती थी। अब सोच के देखिए, जो 1930 का सपोज करो 1 रुपया गोल्ड कॉइन है और वो 1 रुपए की वैल्यू आज की डेट में 2026 में कितनी हो सकती है? उतनी ही होगी जितनी आज के समय में गोल्ड की वैल्यू है और जितना उसका वेट है। यानी कि उस समय का 1 रुपए की वैल्यू आज भी बढ़ते हुए, हाइपोथेटिकली सोचें तो हो भी सकता है 50,000, 60,000, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एज पर इट्स वेट। तो देखिए कि अगर 1930 का 1 रुपए का सिक्का आज 50-60 हजार रुपए का भी हो सकता है, क्योंकि वो रियल गोल्ड का सिक्का था। तो उस समय जो रियल गोल्ड या रियल सिल्वर होने की वजह से मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती थी। इंस्टेड ऑफ दैट वो डे बाय डे इंक्रीज होती थी, क्योंकि मनी की सप्लाई या कहें मेटल की सप्लाई लिमिटेड होती थी। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उस समय में इन्फ्लेशन भी नहीं होता था, यानी कि महंगाई नहीं होती थी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। अब आपने ग्रोथ ज्यादा करी तो ये नहीं है कि आपका इनकम बढ़ जाएगा। ग्रोथ और इनकम का कोरिलेशन नहीं हो पाता था। मनी की सप्लाई जब भी बढ़ती थी जब वहां से उस प्रेशियस मेटल का सप्लाई बढ़ता था। अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो मनी का सप्लाई नहीं बढ़ पाता था, जिस वजह से एक कांस्टेंट सप्लाई, प्राइस में कांस्टेंट कंसिस्टेंसी बनी रहती थी। बट उसके बाद फीट मनी का चलन शुरू हुआ। फीट मनी यानी कि पेपर मनी। अब पेपर मनी यानी कि सरकारों को या उनके कहो कि सेंट्रल बैंक को अधिकार था कि वो अपनी करेंसी को छापे। तो अब ये डिसीजन हुआ कि भाई हम अपनी अपनी, हर देश के पास अपनी अपनी करेंसी हो गई। अब वो जो करेंसी हो गई फीट करेंसी, उसकी वैल्यू कैसे ड्राइव होती थी? फीट करेंसी की जो वैल्यू होती थी उसको ड्राइव करते थे 3 फैक्टर। नंबर 1, गवर्नमेंट डिक्री। गवर्नमेंट डिक्री मीन्स गवर्नमेंट
of that country declare it as a legal tender. उसको एक लीगल टेंडर डिक्लेयर करती थी उस कंट्री की गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट डिक्री हो गया। दूसरा पब्लिक का ट्रस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्री है, गवर्नमेंट का एश्योरेंस है, तो पब्लिक का ट्रस्ट भी उसके अंदर जुड़ जाता है। इसलिए जो पब्लिक एट लार्ज उसको एक्सेप्ट करती हैं एज एन एक्सचेंज बिटवीन दैम। नंबर 3 पे सेंट्रल बैंक कंट्रोल। इस मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फीट करेंसी के अंदर 3 फैक्टर हो गए, गवर्नमेंट डिक्री, पब्लिक ट्रस्ट एंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल। इस तरीके से जो पहले गोल्ड और सिल्वर में मनी बनती थी, अब वो पेपर करेंसी के अंदर आ गई। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 2 के समय में तक जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो गोल्ड बेस ज्यादा चल रहा था। तो गोल्ड बेस होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ल्ड वॉर 2 के समय में काफी दिक्कतें को महसूस किया। तो उसके बाद ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट किया यूएस के साथ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था। तो यूएस और ब्रिटेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो यूएस का डॉलर है दैट विल बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या यूं कहें कि वो एक करेंसी के तौर पे ट्रेड के लिए दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर उपयोग होगी। और उसके पीछे यूएस ने गारंटी दी कि हर $35 के पीछे वो 1 औंस सोना देने की गारंटी यूएस ने दी कि हर $35 यूएस $35 पे वो 1 औंस सोना देने का गारंटी दिया। अब ये सब ठीक से चल रहा था, बट 1960 में वियतनाम के वार के समय यूएस ने ह्यूज अमाउंट के अंदर अपना डॉलर को प्रिंट किया। वार की भी अर्जेंसी थी, उसके साथ साथ यूएस उस समय में अपनी इकोनॉमी में दिक्कतें फेस कर रहा था। तो उसको अपनी सोसाइटी के अपलिफ्ट के लिए सोशल प्रोग्राम भी चलाने रहे थे। तो उन्होंने हायर डॉलर का प्रिंटिंग किया, मतलब डॉलर करेंसी उन्होंने उस समय में दबा के छाप ली। तो उससे क्या हुआ कि सर्कुलेशन के अंदर डॉलर बहुत आ गया, और इतना डॉलर हो गया कि जो जितना गोल्ड उनके पास फोर्ट नॉक्स के अंदर जमा था उससे ज्यादा डॉलर सर्कुलेशन में था। तो कुछ देशों को जैसे कि फ्रांस, जर्मनी वगैरह को कुछ इस पे संदेह हुआ, उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस को लूज किया और कहा कि भैया ये लो डॉलर, हमारे को तो सोना दे दो। इस तरीके से क्या हुआ कि काफी देशों ने सोने की डिमांड शुरू कर दी। अब ये ऐसा फील होने लगा कि भैया हर किसी देश का सेंट्रल बैंक आके सोना मांगने लग जाएगा तो यूएस का तो पूरा सोना ही खत्म हो जाएगा, यूएस के पास तो कोई सोना बचेगा ही नहीं। तो उस समय रिचर्ड निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, 1971 में 15 अगस्त 1971 में उन्होंने गोल्ड बैकिंग को डॉलर से हटा दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हमारा ये जो यूएस का डॉलर है वो बैकिंग नहीं है, बैक्ड नहीं है सोने के साथ। अब जब यूएस से का डॉलर सोने से बैकिंग से हट गया तो उनके पास एक फ्रीडम हो गई डॉलर को जितना मर्जी छापने की, क्योंकि अब उन्होंने उसके अगेंस्ट में सोना तो रखना नहीं है। और उसी समय में यूएस जो एक हाई इन्फ्लेशन को फेस कर रहा था, इकोनॉमी में स्टैग्नेशन था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी। इन सब चीजों को देखते हुए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने
ये स्टेप उठाया था कि भाई हम टेम्परेरी, उस समय तो उन्होंने कहा था कि ये टेम्परेरी है, बट वो टेम्परेरी परमानेंट ही हो गया। आज तक वो यूएस डॉलर गोल्ड बैक नहीं हुआ है। तो इस तरह से यूएस का भी जो डॉलर था वो भी फीट करेंसी के कैटेगरी में ही आ गया, क्योंकि वो अपनी वैल्यू डिराइव ही नहीं कर रहा गोल्ड से। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग जर्नी ऑफ मनी। आज हम सब जो देख रहे हैं, जो पैसा है वो किसी भी तौर पे गोल्ड से बैक नहीं कर रहा, और गोल्ड से बैक नहीं करने की वजह से उस पैसे की जो वैल्यू है डे बाय डे, यूँ कहे ईयर बाय ईयर गिरती जाती है। आज से 4 साल पहले जो सामान हम सपोज करो 1000 रुपीज़ में ले पाते थे, आज उतना सामान हम उस 1000 रुपीज़ में नहीं ले पाते, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, सबकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अपने इस छोटे से वीडियो में बताना चाह रहा था। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में, और इन्फ्लेशन कैसे हमारी सेविंग को तबाह कर देता है। नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी मार्केट विद डीके। जय हिंद।